हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज के इस क्लास के अंदर हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है इफेक्ट ऑफ कन्फर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी। इसे आप स्टीरियो केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक कह दो या डायनेमिक स्टीरियो का पार्ट कह दो। एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है जिसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ से नेट में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं और गेट में भी सवाल आए हुए हैं। मतलब दोनों ही एग्जाम्स में इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग लेते हैं टॉपिक इफेक्ट ऑफ कन्फर्मेशन, इफेक्ट ऑफ कन्फर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी, ऑन रिएक्टिविटी। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कन्फर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी। आज हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, इफेक्ट ऑफ कन्फर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी के अंदर सबसे पहले मैं जो बात करूंगा, जिस टॉपिक की बात करूंगा वो है रेट ऑफ असाइलेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो टॉपिक लेंगे दैट इज द रेट ऑफ असाइलेशन। ये फर्स्ट टॉपिक है हमारे बीच में जो डिस्कस होगा, रेट ऑफ असाइलेशन। देखिए, ये सवाल पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर नेट में भी और गेट में भी दोनों ही एग्जाम के अंदर इसके ऊपर सवाल आ चुका है। रेट ऑफ असाइलेशन से क्या मतलब है, मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन की फॉर्मेट में वो चीज देता हूं। देखिए, मैंने एक ये कंपाउंड लिया जिसमें टर्शियरी ब्यूटाइल लगा है और OH टर्शियरी ब्यूटाइल के साथ सिस स्टीरियो केमिस्ट्री रखता है। ओके, हाँ, इसकी रिएक्शन हमने करवाई CH3C डबल बॉन्ड OCl से इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरिडीन, और इसके लिए मैंने रेट कही R1। क्लियर। और दूसरा इसके अंदर जो मैंने कंपाउंड लिया उसमें अल्कोहल यही है, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री यहां ट्रांस है, और इसका भी हमने असाइलेशन करवाया। ये लीजिए, करेक्ट। और असाइलेशन करवा के इसके लिए रेट कही मैंने R2। सवाल ये है, जब दोनों का असाइलेशन करवाया जाएगा तो किसका असाइलेशन फास्ट होगा। मतलब हम ये कह दें, तीन ऑप्शन मैंने आपको इसके अंदर दिए, क्या दोनों की रेट ऑफ असाइलेशन बराबर होगी, क्या R1 इज ग्रेटर देन R2 होगा, या R1 R2 से कम होगा। ये लीजिए, इस तरीके का सवाल हम लोगों से पूछा जाता है। ये पहला सवाल मैंने रेट ऑफ असाइलेशन के ऊपर लिया। ओके, अब मैं रेट ऑफ असाइलेशन का ये सवाल सॉल्व करूं, आप लोगों से डिस्कस करूं। पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं जो हमने जीओसी में पढ़ा, जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा, और वो है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होती कैसे है। पहले एक बार हम उसे रिकॉल कर लेते हैं, जरा देखेंगे आप लोग। देखिए, हम लोग ये जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव यहां पे लिया गया है, दैट इज द CH3C डबल बॉन्ड OCl। राइट, ये एसिड डेरिवेटिव है एक, हम लोगों को पता है। और ये जो एसिड डेरिवेटिव है, ये जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, ये लीजिए, जिसने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करी तो हमारे को ये स्पीशीज मिलती है। ये लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड OR इन द प्रेजेंस ऑफ द पाइरिडीन। करेक्ट। और इस दौरान जो मैकेनिज्म ऑपरेट होती है उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं SN2AE। ये लीजिए, इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, SN2AE मैकेनिज्म। वी नोस वेरी वेल। करेक्ट। अब हमारे को ये पता है कि यहां इसको मैं अगर लिखूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं। देखिए, ये अल्कोहल लिया हमने और इसकी रिएक्शन हमने CH3C डबल बॉन्ड OCl के साथ करवाई। पहला स्टेप हम जानते हैं स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज द स्लो स्टेप, इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। करेक्ट। इस स्लो स्टेप में, इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर देखिएगा क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट होंगे। क्लियर। देखिए, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है
वो इस तरफ शिफ्ट होंगे और इसके ऊपर इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। ये स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट होगा, ये स्टेप होगा, हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी CH3C, यहां O- आ गया, ये Cl हो गया, और ये लीजिए ये हमारे को अल्कोहल मिल गया। इस तरीके की स्पीशीज मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ध्यान रखना। इस स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में क्या हो रहा है, बस ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या होगा अगली स्टेप के अंदर, अगला स्टेप, ये इलेक्ट्रॉन वापस यहां से यहां जाएंगे, क्लियर, और उसके बाद यहां से ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, और जैसे ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा हमारे को क्या स्पीशीज मिल जाएगी, CH3, C डबल बॉन्ड O, ये O और ये H और ये R ग्रुप, करेक्ट। और उसके बाद फाइनली पायरिडीन, जो कि एक बेस है, पायरिडीन यहां से H प्लस फॉर्म के अंदर निकालने की, और जैसे ये H प्लस फॉर्म के अंदर बाहर जाएगा हमारे को ये असाइलेटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा। ये लीजिए ये असाइलेटेड प्रोडक्ट हमारे को मिल गया, इसे हम कहते हैं असाइलेशन। ये हमने क्या करा दिया है, असाइलेशन, करेक्ट। तो असाइलेशन का स्लो स्टेप क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, ये आप लोगों ने देख लिया है। इसके अंदर अल्कोहल और एसिड हैलाइड के बीच में जो रिएक्शन हो रही है, और एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये एक RDS स्टेप है। यानी RDS स्टेप में sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में कन्वर्ट हो जाता है, और हमारे को एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ऑब्टेन होता है। हमारे को क्या ऑब्टेन हो गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ऑब्टेन होता है यहां पे, क्लियर। इसे हम कह रहे हैं टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, राइट। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। आगे देखिएगा, ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट RDS में बना है, सारा खेल इसके फॉर्मेशन का है, सारा का सारा एक्सप्लेनेशन इस RDS से आने वाला है कि एक्चुअली जो मैंने यहां स्टार्टिंग मटेरियल ये ले रखा है, इसमें रेट ऑफ एसाइलेशन किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, ये सब कुछ यहां पर इस RDS स्टेप से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। अब आप देखिएगा मैं एक्सप्लेनेशन किस तरह से दूंगा, ओके। तो बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग इसे, देखिएगा। मैं यहां पर बात करता हूं अब सबसे पहले यहां इस स्टेप की, पहला जो सवाल लिया है मैंने, देखिए रेट ऑफ असाइलेशन मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। देखिएगा ये जो आइसोमर है ये सिस आइसोमर है, और ये जो आइसोमर है ये ट्रांस आइसोमर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिस आइसोमर की बात करूंगा। देखिए सिस आइसोमर ये होता है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल, द मोस्ट बल्की ग्रुप अरेंज्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। और मैं इक्वेटोरियल कौन सी वाली सेलेक्ट करूंगा, डाउनवर्ड वाली या अपवर्ड वाली, तो चूंकि यहां पर वेज पे लगा रखा है इसलिए अपवर्ड वाली इक्वेटोरियल सेलेक्ट करूंगा। फिर ये 1,4 सिस है, 1,4 सिस का मतलब होता है एक्सियल इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल है तो ये एक्सियल पर हमने OH लगा दिया अपवर्ड पे, करेक्ट। ये इस वक्त हमने सिस अल्कोहल लिया। इस सिस अल्कोहल की रिएक्शन मैंने किससे के साथ करवाई, ये लीजिए एसिड हैलाइड के साथ करवाई, करेक्ट। अब एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन होती कैसे है, अभी मैंने आपको बताया था। ये जो अल्कोहल है इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक इसके ऊपर होगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, और ये स्टेप जो है दिस वन इज द स्लो स्टेप एंड दिस वन इज द RDS स्टेप। एक्चुअली ये स्टेप स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और इस स्टेप के अंदर क्या रहा जरा देखेंगे आप लोग। इस स्टेप के अंदर हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन हुई, लुक ये टर्शियरी ब्यूटाइल, और ये लीजिए ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन लगा है, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, ये लीजिए C, ये O- हो गया, ये CH3 हो गया, लीजिए, और ये यहां Cl हो गया। तो आप अगर देखें तो यहां इस स्लो स्टेप में
इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर एक्सियल पोजीशन पर ये जो लगा हुआ OH है, एक्चुअली इस ग्रुप का साइज इंक्रीज हो गया है। स्लो स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक्सियल पोजीशन पर जो ग्रुप लगा है, एक्चुअली उसका साइज बढ़ रहा है। क्लियर? तो एक्सियल पोजीशन पर लगे हुए ग्रुप का यदि साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसके द्वारा यहां से 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा फील होगा। इन हाइड्रोजन के साथ ये 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन बढ़ेगा। हमें पता है इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं पड़ता क्योंकि एक्चुअली ये बल्कि ग्रुप इस तरफ है, दूर है, लेकिन हाँ फर्क थोड़ा बहुत भी पड़ेगा तो सही। क्लियर? तो हम ये जानते हैं कि एक्सियल पोजीशन पर ये जो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ये हाइड्रोजन्स इस बल्कि ग्रुप के साथ रिपेल होंगे, यानी 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सिव इंटरेक्शंस बढ़ती है आरडीएस स्टेप के अंदर इसके बनने से। क्लियर? तो हम ये कह रहे हैं इस स्लो स्टेप में, इस आरडीएस स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, इधर से इधर चलने पर, इधर से इधर चलने पर क्या हो रहा है, देखिए 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सिव इंटरएक्शन इंक्रीज हो रही है, रिपल्सिव इंटरएक्शन इंक्रीज हो रही है। क्लियर? तो 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सिव इंटरएक्शन अगर आरडीएस में इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये स्टेप इतनी आसानी से नहीं होगा, मतलब इस रिपल्शन के कारण रेजिस्ट करेगा ये स्टेप। क्लियर? अब मैं एक बार सिस अल्कोहल ले चुका हूं। ये कौन सा अल्कोहल लिया है हम लोगों ने, ये यहां हमने सिस अल्कोहल लिया है। अब मैं ट्रांस अल्कोहल लेके जरा एक्सप्लेन करता हूं, उसको भी आप लोग जरा देखें। ट्रांस अल्कोहल से भी अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर मैं यहां सिस अल्कोहल ना लूं और सिस अल्कोहल की जगह मैं यहां ट्रांस अल्कोहल लूं, ये लीजिए, ये इक्वेटोरियल हो गया। करेक्ट? और ये डैश पे OH लगा हुआ है। डैश 1,4 ट्रांस का मतलब क्या होता है, 1,4 ट्रांस का मतलब होता है एक्सियल एक्सियल या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ये ऑलरेडी इक्वेटोरियल पर है, राइट? अब ये वाला OH भी इक्वेटोरियल पर लगा जाएगा, ये लीजिए। और ये इक्वेटोरियल अगर आप देखें तो डाउनवर्ड लगा रखा है, डैश है इसलिए डाउनवर्ड लगा दिया। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ये हो गया। ओके, चलिए आगे देखेंगे। अब मैं इसको कह रहा हूं ट्रांस। ओके, अब इसकी रिएक्शन भी हमने किससे करानी है, हमने इसकी रिएक्शन भी वही CH3COCl के साथ करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ द पाइरिडीन। आप समझना, इसके साथ रिएक्शन करवाओगे और ये स्टेप हमारा वही स्लो स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और इस स्लो स्टेप में और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर क्या हो रहा है जरा देखेंगे। इस अल्कोहल का यहां न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए। जैसे ये शिफ्टिंग हुई, देखिए उसके बाद बनने वाली स्पीशीज को हम कैसे लिखेंगे। जैसे ये रिएक्शन हुई, स्पीशीज बनने वाली कुछ ऐसी है। ये लीजिए, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये H है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये CO- और ये लीजिए CH3 और ये Cl। करेक्ट? तो आप देखिए जब ये अल्कोहल इक्वेटोरियल पोजीशन पर है तो यहां इन एक्सियल हाइड्रोजन के साथ किसी भी प्रकार का कोई 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सिव इंटरेक्शन फील नहीं हो रहा है। क्या कहा मैंने, अगर मैं यहां आरडीएस स्टेप को कंपेयर करूं तो इधर से इधर चलने पर किसी भी प्रकार का रिपल्शन इंक्रीज नहीं हो रहा, किसी भी तरीके की 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सिव इंटरेक्शन इंक्रीज नहीं हो रही। तो हम ये कहते हैं इधर से इधर चलने पर, यानी इधर से इधर चलने पर इस स्लो स्टेप में, इस आरडीएस में हम देखें तो नो इंक्रीज ऑफ रिपल्शन, किसी भी प्रकार का कोई रिपल्शन इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया क्या कि यहां इस OH के ऊपर इसके साथ जो रिएक्शन हो रही है, ये स्लो स्टेप, ये आरडीएस स्टेप ज्यादा आसानी से होगा एज कंपेयर टू इसके। मतलब अगर मैं इस आरडीएस स्टेप, अगर मैं इस स्लो और आरडीएस स्टेप को रेट R1 कह देता हूं,
और इस स्लो स्टेप और आरडीएस स्टेप को मैं रेट R2 कह देता हूं। दोनों को मैंने R1 R2 नाम दे दिया है। इसको मैंने नाम R1 दे दिया है, इसको मैंने नाम R2 दे दिया है। और मैं अब इस R1 और R2 को कंपेयर करूं तो बताइए कौन सी रेट ज्यादा होनी चाहिए। अगर मैं यहां देखूं तो एक्सियल OH जो है जब यहां रिएक्शन कर रहा है तो एक्सियल पर भीड़ भाड़ बढ़ रही है आरडीएस में, तो एक्चुअली ये पाथ आसानी से नहीं होगा, या कह दूं कम रेट से होगा, राइट। इस पाथ की जो रेट होगी वो कम होगी, और यहां किसी प्रकार का कोई रिपल्शन फील नहीं हो रहा इनके साथ, क्योंकि सारी भीड़ इक्वेटोरियल पोजीशन पर बढ़ रही है। तो बढ़ जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। इसका मतलब यहां जो आरडीएस होगा वो इसकी तुलना में कुछ फास्ट होगा। इसका मतलब अगर मैं सिस और ट्रांस दोनों अल्कोहल की रेट ऑफ असाइलेशन को कंपेयर कर रहा हूं तो क्या देखने को मिल रहा है कि R2 इज ग्रेटर देन R1, यानी कि ट्रांस अल्कोहल का रेट ऑफ असाइलेशन सिस अल्कोहल से ज्यादा होता है। यानी हम ये कह दें कि ये जो सवाल मैंने लिया था कि यहां R1 R2 में से कौन ज्यादा है कौन कम है, तो कहूंगा R2, ये लीजिए R2 जो है इट इज ग्रेटर देन R1, यानी R2 R1 से ज्यादा है, यानी दिस वन इज द आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा। और ये हमने किससे निकाला, अगर देखा जाए तो हमने ये सब कुछ इस मैकेनिज्म के इन स्टेप्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया। सब कुछ इस आरडीएस स्टेप पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर, चलिए उतारेंगे आप लोग। ये लीजिए, अब देखिएगा, अब देखो जिस तरह से हम रेट ऑफ असाइलेशन की बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से हम ये कह दें कि रेट ऑफ टॉसाइलेशन, रेट ऑफ ब्रोसाइलेशन, रेट ऑफ मिसाइलेशन, रेट ऑफ ट्रिफलेशन, ये सब कुछ भी इसी पैटर्न पर चलते हैं। यानी रेट ऑफ सल्फोनाइलेशन भी इसी पैटर्न पर चलता है। क्या मतलब है जरा देखेंगे। अब मैं लेता हूं यहां एक और एग्जांपल, देखिएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं यहां पर लेता हूं, सेम एक्सप्लेनेशन है, सेम। देखो हमने क्या किया, यहां वही एक एक्सियल अल्कोहल ले लिया, यानी कि सिस अल्कोहल ले लिया, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई RSO2Cl इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, और इसके लिए मैंने रेट कही R1। ओके, और एक बार मैंने यहां पर ये लीजिए ये अल्कोहल लिया, और इसकी रिएक्शन मैंने इसके साथ करवाई। क्लियर, और प्रोडक्ट क्या बनेगा ये तो बाद की बात है। सवाल हमारा ये है कि अगर हम इन दोनों रेट्स को कंपेयर करें, R1, R2 और R3 को, यदि हम कंपेयर करते हैं तो R1 और R2 इक्वल होगी, या फिर R1 इज ग्रेटर देन R2 होगी, या फिर R1 इज लेस देन R2 होगी। हमारे को ये चेक करना है। क्लियर, ये हमने यहां सल्फोनाइलेशन के ऊपर एग्जांपल ले लिया। ओके, ये लीजिए, ये हमने यहां सल्फोनाइलेशन के ऊपर एग्जांपल ले लिया है। ओके, तो अगर हमें असाइलेशन समझ में आ गया तो सल्फोनाइलेशन से कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं हम लोगों को। देखो भाई, अगर मैं सल्फोनाइलेशन को समझाऊं तो सेम एक्सप्लेनेशन हम लोग यहां पर ले सकते हैं। देखो हम लोग सल्फोनाइलेशन में क्या लेते हैं, सबसे पहले तो इस चीज को समझो। आप याद कीजिए, हम इस RS डबल बॉन्ड O और ये Cl, दैट इज द सल्फोनिल क्लोराइड, इसका नाम है
सल्फोनाइल क्लोराइड, जानते हैं हम लोग। और हम ये भी जानते हैं कि इस सल्फोनिल क्लोराइड में ये जो R है, ये R एक्चुअली वेरिएबल है। ये जो R है वो वेरिएबल है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या चलता रहता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो R अगर वेरिएबल है तो इस R के अकॉर्डिंग याद करो ये सल्फोनिल क्लोराइड कई टाइप का हो जाता है, राइट। हमें पता है ये सल्फोनिल क्लोराइड किस किस टाइप के हो गए, कई टाइप के कहे जाएंगे भैया। हम कह देंगे ये सल्फोनिल क्लोराइड, ये लीजिए कई टाइप के हो गए। कौन कौन से हो गए जरा देखते हैं हम लोग। हमें पता है ये टॉसाइल क्लोराइड हो सकता है, ये लीजिए, क्लियर। ये ब्रोसाइल क्लोराइड हो सकता है, ये लीजिए, राइट। ये मिसाइल क्लोराइड हो सकता है, ये लीजिए, टॉसाइल क्लोराइड, ब्रोसाइल क्लोराइड, मिसाइल क्लोराइड, और ये ट्रिपल क्लोराइड हो सकता है, ये लीजिए। कई प्रकार के ये ग्रुप्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है एक्चुअली आर ग्रुप हमने क्या लगा रखा है। टॉसाइल क्लोराइड मीन्स हम लिखते हैं टॉसाइल क्लोराइड, ब्रोसाइल क्लोराइड मतलब हम लिखते हैं BSCl, मिसाइल क्लोराइड हम लिखते हैं MSCl, और ट्रिपल क्लोराइड हम लोग लिखते हैं, ये लीजिए, क्लियर। और अगर हम इनकी स्ट्रक्चर्स वगैरह की बात करें तो आप याद करो इसमें हम लोग लेते हैं CF3, ये लीजिए, और यहां S डबल बॉन्ड O, ये Cl। मिसाइल क्लोराइड में हम लेते हैं CH3 S डबल बॉन्ड O, ये लीजिए, डबल बॉन्ड O Cl। ब्रोसाइल क्लोराइड में याद कीजिए हम क्या लेते थे, यहां बेंजीन रिंग लेते थे, ये लीजिए, और यहां पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन ले लेते थे, करेक्ट। यानी कुल मिला के अगर आप देखें तो केवल ये R ग्रुप वेरी कर रहा है और कुछ भी नहीं है, क्लियर। और अगर टोसाइल क्लोराइड की बात करें तो हम लोग यहां Me ग्रुप ले लेते थे, ये लीजिए, करेक्ट। ये सब कुछ हम लोग लेते थे। तो अगर मैं इस सवाल में देखूं, ये लीजिए, तो यहां एक्चुअली इस R से हमें कोई मतलब रहा ही नहीं, ये R कुछ भी हो सकता है। हमारे को यहां एक्चुअली कंपेयर क्या करना है, हमें कंपेयर करना है यहां रेट ऑफ सल्फोनाइलेशन, हमारे को यहां रेट ऑफ सल्फोनाइलेशन कंपेयर करना है, R1 और R2 में से कौन सी ज्यादा है। और ये रेट ऑफ सल्फोनाइलेशन में सल्फोनाइलेशन के नाम अलग अलग हो सकते हैं, रेट ऑफ टॉसाइलेशन, रेट ऑफ ब्रोसाइलेशन, या रेट ऑफ मिसाइलेशन, या रेट ऑफ ट्रिफलेशन एटसेट्रा, ओके। चलिए, तो अब अपन लोग यहां पर सबसे पहले सल्फोनिल हैलाइड्स रिएक्शन करते कैसे हैं उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। वही SN2AE मैकेनिज्म हमारे को पता है यहां पर होती थी। क्या होता था भाई, यहां पर वही अल्कोहल लिया मैंने, यहां पर ये लीजिए, और इसकी रिएक्शन मैंने RS डबल बॉन्ड O टू Cl इसके साथ करवाई। और आपको पता है ये स्टेप स्लो स्टेप होता है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये स्टेप कैसा है, स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और इस स्टेप के अंदर हम क्या करवाते हैं, इस स्टेप के अंदर हम इस अल्कोहल का अटैक यहाँ कराते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाते हैं और यहाँ एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड सल्फर, ये लीजिए, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड सल्फर sp3D में कन्वर्ट हो जाता है। और ये स्लो स्टेप, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक प्रकार का एडिशन स्टेप होता है। ये एक प्रकार का क्या है, एडिशन स्टेप, क्लियर। जैसे ये स्टेप होगा ना तो यहां क्या होगा जरा देखेंगे आप लोग, ये लीजिए, यहां पे ये R, ये ऑक्सीजन, ये H, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये सल्फर, ये O- हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, ये R हो गया और ये Cl हो गया, करेक्ट। अब यहां पे अगला स्टेप जो होता है याद करो वो फास्ट होता था और इस स्टेप में फिर से एक sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड सल्फर sp3 में कन्वर्ट हो जाता है और ये स्टेप जो होता है
वो एलिमिनेशन स्टेप होता है। क्लियर? और इस स्टेप में क्या होगा, हमारे को पता है ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहां से यहां आएंगे और यहां से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। और जैसे ये स्टेप कंप्लीट हुआ, हमारे को क्या स्पीशीज मिल गई, जरा देखेंगे आप, आर ओ और ये लीजिए एच, ये पॉजिटिव चार्ज है और एक तरह से ऑक्सीजन पे ये लीजिए सल्फोनिल ग्रुप आ गया। और फाइनली पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, दैट इज द बेस, और वो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर लगी हुई H को यहां से H+ फॉर्म के अंदर बाहर निकाल लेगी, ये लीजिए। और जैसे ये H+ फॉर्म के अंदर बाहर निकल गई, हमारे को यहां से क्या स्पीशीज मिल गई, ये लीजिए, ये स्पीशीज हमारे को यहां ऑब्टेन हो जाती है। करेक्ट? ये लीजिए, ये हमने यहां सल्फोनाइलेशन करवा लिया। और आप याद करें, ये सल्फोनिल ग्रुप किस प्रकार का है, टॉसाइल है, प्रोसाइल है, मिसाइल है, ट्रिफल है, उसके अकॉर्डिंग इसके अलग 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 नाम दे दिए जाते हैं। इट में बी टॉसाइलेशन, प्रोसाइलेशन, मिसाइलेशन, ट्रिफलेशन, ये सब कुछ हम जीओसी के अंदर पढ़कर आए हैं। करेक्ट? अब इसको हमने आज स्टीरियो केमिस्ट्री से जोड़ दिया है। आज हमने इसको किससे जोड़ दिया है, आज हमने इसको स्टीरियो केमिस्ट्री से जोड़ दिया है। कैसे जोड़ दिया स्टीरियो केमिस्ट्री से, तो जरा देखेंगे आप लोग। हमने यहां ये एग्जांपल लिए थे कि इन अल्कोहल के हम लोगों ने सल्फोनाइलेशन करवाने हैं। तो हमें ये देखना है कि एक्सियल अल्कोहल यानी सिस अल्कोहल एंड ट्रांस अल्कोहल में से किसका टॉसाइलेशन या किसका ब्रोसाइलेशन फास्ट होगा, किसका मिसाइलेशन फास्ट होगा, किसका ट्रिपलेशन फास्ट होगा, यानी ओवरऑल किसका सल्फोनाइलेशन का रेट ज्यादा होगा। तो जरूर देखेंगे आप लोग। हम यहां सेम एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। सबसे पहले मैं सिस अल्कोहल ड्रॉ कर देता हूं। ये मैंने सिस अल्कोहल ड्रॉ कर दिया। एक्सियल पोजीशन पर OH ग्रुप लगा है, ध्यान रखिएगा, और एक्सियल पोजीशन पर ये हाइड्रोजन 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सिव इंटरेक्शन में भाग लेते हैं, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन देते हैं, हमारे को पता है ये। और इसकी रिएक्शन हमने करवाई, ये लीजिए, सल्फोनिल हैलाइड से। और ये स्टेप स्लो स्टेप है, ये स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्लियर? अब इस स्लो स्टेप, इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक्चुअली हो क्या रहा है, ये भी जरा देख ले। ये लीजिए, ये स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर हमने करवाया। और जैसे ये स्टेप हुआ, देखिएगा इस स्टेप में हुआ क्या, ये लीजिए, ये ऑक्सीजन, ये H, ये पॉजिटिव चार्ज। करेक्ट? और यहां से ये सल्फर, ये डबल बॉन्ड O, ये R, ये क्लोरीन और ये O-। तो अगर आप देखें तो इस स्लो स्टेप में और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर क्या रहा, इस स्लो स्टेप, इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर एक्सियल पोजीशन पर जो OH ग्रुप था उसका साइज इंक्रीज हो गया है। और यदि उसका साइज इंक्रीज हुआ है तो वो इन हाइड्रोजन के साथ अब 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सिव इंटरेक्शन देगा। वो इन हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सिव इंटरेक्शन देगा पहले से ज्यादा। यानी हम ये कह दें कि इधर से इधर चलने पर क्या हो रहा है, इस स्लो स्टेप में, इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सिव इंटरेक्शन, 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सिव इंटरेक्शन इंक्रीज हो रही है। आ रही है बात समझ में? आरडीएस स्टेप के अंदर 1,3 डाइएक्सियल रिपल्सिव इंटरेक्शन इंक्रीज हो रही है। जबकि अगर हम यहां इसी अल्कोहल को, ये लीजिए, कौन सा लें, इधर देखना, ये इस वक्त मैंने कौन सा अल्कोहल लिया था, सिस अल्कोहल। अब मैं यहां पर कौन सा अल्कोहल ले लूं, ट्रांस अल्कोहल अगर मैं लेता हूं तो ट्रांस अल्कोहल देखिए ये है, ये लीजिए, दिस वन इज द ट्रांस अल्कोहल। और जब ये इक्वेटोरियल अल्कोहल, या मैं ये कह दूं कि ये ट्रांस अल्कोहल किसके साथ रिएक्शन करेगा, अगर ये रिएक्शन करेगा इस सल्फोनिल हैलाइड से, जो भी ये है, ये लीजिए, और ये स्टेप हमारा स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग
स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और इस स्टेप में क्या रहा, ये लीजिए इस अल्कोहल ने यहां अटैक किया और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ गए। ओके, और इससे हमारे को क्या स्पीशीज मिल गई, इससे हमारे को ये स्पीशीज मिल गई। ये लीजिए, ये ऑक्सीजन, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, और ये सल्फर डबल बॉन्ड O, और ये लीजिए ये लीजिए, ये स्पीशीज मिल गई। तो आप ध्यान से देखिए कि सारी की सारी भीड़ जो हुई है वो इक्वेटोरियल पर इकट्ठी हुई है। तो अगर आप इक्वेटोरियल पर क्राउडिंग बढ़ाते हो तो ये किसी प्रकार का कोई रिपल्शन इन हाइड्रोजन के साथ नहीं देता है। भाई इन हाइड्रोजन के साथ किसी भी प्रकार का कोई रिपल्शन इंक्रीज नहीं हुआ है, जबकि यहां एक्सियल पर जो ग्रुप आ रहा है एक्चुअली उसका आकार बढ़ रहा है, तो वो इनके साथ रिपल्शन देगा। तो इस आरडीएस स्टेप में अगर हम कहें इधर से इधर आने की जो टेंडेंसी है इस स्टेप की वो कम है, क्योंकि आगे रिपल्शन हो रहा है और यहां आगे ऐसा कोई रिपल्शन फील नहीं हो रहा। तो इस आरडीएस की जो रेट होगी वो कंपैरेटिवली इससे कुछ ज्यादा ही होगी। तो अगर मैं ये कह दूं कि भाई इसकी जो रेट है वो R1 है, इसकी जो रेट है वो R2 है, तो बताइए इस R1 और इस R2 में से इस R2 की रेट, ये R2 कुछ ज्यादा ही होगा। व्हाई? बिकॉज इस वाले स्टेप के अंदर, इस वाले स्टेप में इधर से इधर चलने पर नो रिपल्शन इंक्रीज, किसी प्रकार का कोई रिपल्शन इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहां जो आरडीएस है, राइट, यहां जो आरडीएस है वो इसकी तुलना में कुछ ज्यादा होगा, फास्ट होगा। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर रेट को कंपेयर करूं तो क्या कहूंगा, यहां मैं ये कहूंगा कि यहां R2 और R1 में से, R2 और R1 में से R2 R1 से ज्यादा होगा, यानी आंसर यहां पर भी हमें C कहना पड़ेगा। तो रेट ऑफ असाइलेशन में जो कंसेप्ट लगाया सेम वही कंसेप्ट हमने रेट ऑफ टॉसाइलेशन, ब्रोसाइलेशन, मिसाइलेशन, ट्रिफलेशन या कह दूं रेट ऑफ सल्फोनाइलेशन में लगाया इन द केस ऑफ द अल्कोहल। क्लियर? यहां पर भी सिस और ट्रांस अल्कोहल में से ट्रांस अल्कोहल की रेट सिस से ज्यादा है। चलिए उतार लीजिए आप लोग, अब आप देखिएगा, अब हम बात करते हैं देखो रेट ऑफ असाइलेशन समझ में आ गया, रेट ऑफ सल्फोनाइलेशन समझ में आ गया। अब मैं यहां पर थर्ड केस लेता हूं और इसमें हम लोग लेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स। ओके, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स, यहां मैं ये टॉपिक ले रहा हूं और बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे, इसको भी फिर हम स्टीरियो से जोड़ेंगे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। देखिएगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर का सबसे पहले तो मैं आपसे मीनिंग डिस्कस कर लूं, होता क्या है। देखिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा, देखेंगे आप लोग, ये मैंने कोई एक एस्टर लिया C डबल बॉन्ड O R डैश, ये कोई एस्टर है और इसकी रिएक्शन हमने करवाई बेसिक मीडियम के अंदर वाटर से, यानी NaOH और H2O, हमने ये रिएक्शन करवाई, राइट। जैसे ही हमने ये रिएक्शन करवाई, राइट, तो हमारे को ये स्पीशीज ऑब्टेन हुई, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट एंड अल्कोहल, ये लीजिए ये स्पीशीज मिली आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस। अब ये आफ्टर द हाइड्रोलाइसिस ये मिला कैसे, इसको जरा मैं मैकेनिज्म के साथ समझाता हूं आपको, और बहुत ही ध्यान से समझना, बिकॉज हम स्टीरियो केमिस्ट्री से भी इसको जोड़ेंगे और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से भी इसको जोड़ेंगे। स्टीरियो केमिस्ट्री एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दोनों से मैं इसे जोड़ूंगा, देखेंगे आप लोग। अगर मैं इसके लिए मैकेनिज्म की बात करूं तो देखिएगा मैकेनिज्म इस तरीके से लिखी जाती है, देखेंगे ये मैंने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव
करेक्ट। और बेसिक मीडियम के अंदर हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, और बेसिक मीडियम के अंदर अगर रिएक्शन होगी तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, ये लीजिए, इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे, दैट इज OH माइनस and H2O, that is the hydrolysis in basic medium. Okay, तो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होता है, RDS स्टेप होता है, क्लियर। और इस स्टेप के अंदर एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हमें पता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और ये एक प्रकार का हमें पता है एडिशन स्टेप है। भाई अगर हम देखें तो बेसिक स्टेप तो अभी भी SN2AE वाले ही चलेंगे ना, बिकॉज हम डीलिंग तो अभी भी एसिड डेरिवेटिव्स के साथ ही कर रहे हैं। ओके, तो अब होगा क्या, यहां जरा देखेंगे आप लोग, इस स्टेप के अंदर ये OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस वाले कार्बन पर होगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, करेक्ट। OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस कार्बन पर हुआ, और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ये शिफ्टिंग हुई जरा देखेंगे इससे हुआ क्या है। ये लीजिए, और हमारे को ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ऑब्टेन होगा। ये लीजिए, ये हमने एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना लिया है। तो आप एक चीज देखिएगा कि यहां स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर हो क्या रहा है, बस इतना समझ लो आप। क्या हुआ है स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर कि एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब एक्चुअली कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। क्लियर, इतना दिमाग में आप लोग रखना। ओके, आगे देखिएगा अगले स्टेप के अंदर, जो कि हम फास्ट स्टेप कह रहे हैं। इस स्टेप में फिर से एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम sp2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस स्टेप को हम एलिमिनेशन स्टेप कहते हैं। ये स्टेप कैसा है, एलिमिनेशन स्टेप। देखो RDS कैसा था, RDS एडिशन स्टेप था, और अगला स्टेप कैसा है, एलिमिनेशन स्टेप है। और इस स्टेप में क्या हुआ जरा देखेंगे आप लोग, इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन फिर से इधर जाएंगे, और लिविंग ग्रुप ये लीजिए OR बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही ये स्टेप हुआ हमारे को मिल गया, ये लीजिए, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एल्कोक्साइड। अब एक बात बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है बेसिक मीडियम के अंदर कि कार्बोक्सिलिक एसिड एज इट इज ऐसे मेंटेन रहे और अल्कोहल की H नदारद है, गायब है? ऐसा हो सकता है कि जो लेस एसिडिक अल्कोहल है उसकी H+ तो गायब, और जो मोर एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी H बची हुई है। इज इट पॉसिबल? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स अब यहां प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। अब यहां क्या स्टेप होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर का स्टेप होगा, यानी यहां से ये H+ इधर चले जाएगी, और जैसे ये H+ इधर गई हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारे को इधर से ये एसिड का सॉल्ट मिल जाएगा और ये अल्कोहल मिल जाएगा। ये बेसिक मीडियम के अंदर एस्टर के हाइड्रोलाइसिस का मैंने पूरा मैकेनिज्म आपको लिख के समझा दिया है। अब मैं इससे देखो एक तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डिस्कस करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर जरा आप लोग समझेंगे। मुझे ये बताइए कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की तरह बिहेव कर रहा है जिसमें OH- का न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। तो ये जो ऐसे डेरिवेटिव वाला कार्बन है, एक्चुअली ये कार्बन कैसा कार्बन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम। ये कैसा कार्बन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम हो चुका है। तो अगर मैं अब यहां एक नोट ये डाल के आपको समझाऊं, देखना इधर एक मैं ये नोट लूं, बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना, कि अगर मैं अब आपसे ये डिस्कस करूं यहां कि ये जो एस्टर है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी, अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ेगी तो इसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस
बढ़ेगी। इसी हाइड्रोलाइसिस को हम कभी कभी सॉल्वोलाइसिस नाम भी दे देते हैं। तो हम ये कह दें यहां पर समझना, सिंस एस्टर बिहेव, और मैं इस एस्टर को और क्या कह दूं, मैं इस एस्टर को एसिड डेरिवेटिव कह दूं इन शॉर्ट, क्योंकि ये स्टेटमेंट सभी प्रकार के एसिड डेरिवेटिव के ऊपर अप्लाई होगा। एस्टर का मतलब हमारा क्या हो गया, एसिड डेरिवेटिव। एक्चुअली क्या मतलब हो गया इसका, एसिड डेरिवेटिव। ऑब्वियसली बात समझ रहे हो आप लोग, है ना। तो सिंस एस्टर बिहेव एज द इलेक्ट्रोफाइल, भाई एस्टर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, एज द इलेक्ट्रोफाइल। सो एज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी of ester increases, as the electrophilicity of ester increases, क्लियर, जैसे जैसे एस्टर की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, their reactivity towards, हम कह दें हाइड्रोलाइसिस, their reactivity towards हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस को ही हम और क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं सॉल्वोलाइसिस, क्योंकि कभी कभी वो सॉल्वोलाइसिस के नाम से भी कह देता है। तो देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस या कह दो सॉल्वोलाइसिस इंक्रीज होगी। यानी अगर हम एस्टर्स की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएं, यानी हम ऐसे डेरिवेटिव्स की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाएं, तो उनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सॉल्वोलाइसिस टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस इंक्रीज होगी। देखिए अब मैं इस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के ऊपर एक सवाल लेता हूं, जरा देखेंगे आप लोग। देखिए समझना भाई, समझना। देखो हमने यहां इस मैकेनिज्म को पूरा समझ लिया है। अब मैं इसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से जोड़ते हुए कुछ रीजनिंग क्रिएट करता हूं, फिर मैं स्टीरियो से जोड़ दूंगा इसको, ठीक है। जरा देखेंगे आप लोग। देखो भाई यहां सबसे पहले मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया। सपोज मैं ये लीजिए, ये एक एस्टर लेता हूं, राइट, और एक मैं ये एस्टर लेता हूं और दोनों का हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं, H2O OH माइनस, दोनों का मैंने हाइड्रोलाइसिस करवाया। बेसिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, सॉल्वोलाइसिस करवा दिया, ठीक है। अब मैं यहां कहूं एक के रेट को मैंने R1 कह दिया और एक को मैंने R2 कह दिया। अब हमें केवल ये देखना है कि भाई यहां फर्स्ट ऑप्शन कि R1 और R2 बराबर है क्या। हमें क्या देखना है कि R1 और R2 इक्वल है क्या। पहला ऑप्शन है कि R1 और R2 इक्वल है, दूसरा ऑप्शन है R1 ग्रेटर देन R2 है, और तीसरा ऑप्शन है R1 इज लेस देन R2 है। क्लियर। तो आपने एक देखा, मैंने ये पोर्शन तो कॉमन रखा है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन तो मैंने कॉमन रखा है, ये वाला फर्क केवल इधर वाले पोर्शन में किया है। ये जो इधर वाला पोर्शन है ना, केवल इसमें हमने फर्क किया है। अब आप देखिए इसमें फर्क होने से होगा क्या, जरा देखेंगे। हमें पता है कि ये जो एस्टर्स हैं, दिस बिहेव्स एज द इलेक्ट्रोफाइल। जहां ये जो एस्टर वाला कार्बन है ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, दैट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, वो हाइड्रोलाइसिस के प्रति ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्लियर। तो मैं यहां क्या कह सकता हूं, जरा देखेंगे आप लोग। यहां ये जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं और इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर जाते हैं, तो इससे क्या होगा, इस CH3 का प्लस I इफेक्ट काम करता है। CH3 का कौन सा इफेक्ट काम करता है, प्लस I। लेकिन ये जो बेंजीन रिंग है ना, इसका देखिएगा प्लस R इफेक्ट काम करता है। कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है,
प्लस आर इफेक्ट। तो होगा क्या, प्लस आर इफेक्ट जो होता है वो ज्यादा अच्छा रिलीजिंग इफेक्ट है एज कंपेयर टू प्लस आई के। तो इससे क्या होगा जरा आप लोग देखेंगे, इससे क्या होगा, इसका रिलीजिंग इफेक्ट यदि ज्यादा है, यदि इसका रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा है तो देखो क्या होगा, यहां पर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम रहेगी। क्लियर, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ही कम रहेगी, लेकिन इसका रिलीजिंग इफेक्ट प्लस आई कम है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम तो हुई पर इतनी कम नहीं हुई। इसका मतलब कंपैरेटिवली यहां पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा रहेगी। और हमें ये पता है कि देखो ये जो पहला स्टेप था, इस पहले स्टेप के अंदर सारा खेल इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे डिपेंड कर रहा था। जितना अच्छा ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा, इसका अटैक उतनी ही आसानी से होगा और उतनी ही आसानी से ये बनेगा। करेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर इलेक्ट्रोफिलिसिटी यहां ज्यादा है तो इसका हाइड्रोलाइसिस जो होगा वो इसके तुलना में फास्ट होगा, यानी आंसर होगा R2 is greater than R1। यहां हम कहेंगे C is the answer। करेक्ट, इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगा के हमारे को रीजनिंग करना सॉल्व आना चाहिए। देखिए अब मैं रीजनिंग पर एक सवाल आप लोगों से और डिस्कस करता हूं। देखो सेकंड एग्जांपल, रीजनिंग से एक सवाल और लेते हैं, जरा देखेंगे। देखिए अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि भाई एस्टर कुछ ऐसा लगा दिया हमने, ये लीजिए एस्टर कुछ इस तरीके का ले लिया, ओके, और मैंने ये एस्टर अलग अलग टाइप के लिए, ये लीजिए ये एस्टर मैंने अलग अलग टाइप के लिए। एक बार मैंने ये एस्टर सिंपल इस तरीके का लिया, एक बार मैंने यहाँ ये OH ग्रुप लगा लिया, और एक बार मैंने यही OH ग्रुप ये लीजिए यहाँ इस पोजीशन पे लगा दिया। करेक्ट, और मैंने आपसे कहा कि इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस। यानी एस्टर दिया है तो उसका हाइड्रोलाइसिस पूछ रहे होंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस की जगह और क्या लिख सकता हूं, सॉल्वोलाइसिस, ये लीजिए ये भी लिख सकता हूं। तो अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस, या कह दूं सॉल्वोलाइसिस, ये क्या रहेगा, राइट हमें इन्हें सॉल्वोलाइसिस या हाइड्रोलाइसिस के प्रति रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्लियर, अभी मैं केवल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पर रीजनिंग क्रिएट कर रहा हूं, और अभी मैं इसको बस अगला एग्जांपल स्टीरियो से जोड़ दूंगा। बस आप देखो यहां हमें पता है कि केवल और केवल देखा जाए तो ये जो बेंजीन है ना, बेंजीन ये वाला पोर्शन वेरी कर रहा है, केवल ये पोर्शन वेरी कर रहा है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओके, अब आपको मैं अगर ये कह दूं कि भाई सारा का सारा जो रिएक्टिविटी होगा वो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे तो डिपेंड करेगा, और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी के ऊपर कौन इफेक्ट डालेगा, इधर के CH3 का इफेक्ट बराबर होगा। ये इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर आएंगे तो एट द सेम टाइम ये लोन पेयर भी आएगा, इधर भी ये लोन पेयर भी आएगा, इधर भी ये लोन पेयर भी आएगा, लेकिन इस लोन पेयर की इधर आने की जो टेंडेंसी है, इस लोन पेयर की इधर आने की जो टेंडेंसी है वो सब में अलग अलग है। कहीं आसानी से आएगा, कहीं थोड़ा मुश्किल से आएगा। अब इस लोन पेयर के आने से हो क्या रहा है जरा ये देखो, जब ये लोन पेयर इधर आता है ना तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाती है, तो जिसमें ये लोन पेयर ज्यादा आसानी से आएगा, जिसमें ये लोन पेयर जितनी ज्यादा आसानी से आएगा ना, हम कह दें वहां इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ही कम हो जाएगी, और जितनी इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगी ना तो उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सॉल्वोलाइसिस भी
कम हो जाएगी। अब आपको केवल ये देखना है कि कहां ये ऑक्सीजन का लोन पेयर आसानी से आ रहा है और कहां मुश्किल से आ रहा है, केवल यही तो देखना है। इतनी सी बात ही तो देखनी है। तो जरा देख लेते हैं हम लोग। देखो इधर, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि देखो भाई, देखो यहां से ये जो है ये प्लस R, इस इलेक्ट्रॉन का ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन, इसके अंदर ये लोन पेयर जा सकता है ना। मैंने क्या बोला, ये लोन पेयर इस बेंजीन में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। क्लियर। अब आप ये देखो, इस बेंजीन में ये ग्रुप लगा रखे मैंने, ये ग्रुप लगा रखे इस बेंजीन में, और मैं अगर ये कह दूं यहां बेंजीन में कोई नहीं है, यहां बेंजीन में इस OH का प्लस R है, पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है ना, और यहां ये OH इसके रिस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पर है, ये मेटा पोजीशन पर है इसके रिस्पेक्ट में, और OH का अगर मैं ये कह दूं इसके ऊपर माइनस आई इफेक्ट लगेगा, तो इसके माइनस आई इफेक्ट से, इसके माइनस आई इफेक्ट से मैं ये कह दूं इसकी इधर इलेक्ट्रॉन जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। क्लियर। मैंने क्या बोला, इसका अगर माइनस आई इफेक्ट लगेगा, भाई सारा इफेक्ट इनका ही तो लग रहा है, इसके माइनस आई इफेक्ट से, क्योंकि मेटा पोजीशन आ गई ना, तो माइनस आई इफेक्ट से इसकी इधर जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। जबकि ये तो प्लस R लग रहा है, प्लस R अगर लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन बढ़िया जाएंगे, ये लीजिए फर्स्ट क्लास जाएंगे, ये तो प्लस R लग रहा है। क्लियर। और यहां अगर देखा जाए तो कुछ नहीं लग रहा, ये ऐसे चला जाएगा, और अगर यहां देखा जाए तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, और अगर माइनस आई इफेक्ट लग रहा है ना, तो देखो माइनस आई इफेक्ट से क्या होगा, जरा देखिए माइनस आई इफेक्ट से क्या होगा। माइनस आई इफेक्ट के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इनके जाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। देखो ये ज्यादा जा रहे हैं, ये कम जा रहे हैं, और ये बहुत ही कम जा रहे हैं, डॉटेड दिखा दिया मैंने, कम जा रहे हैं, ऐसे मान लेते हैं। करेक्ट। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन कम जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या रहा, जरा देखेंगे इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इससे अगर ये इलेक्ट्रॉन कम जा रहे हैं तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम तो हुई, बट इतनी कम नहीं हुई, इट इज कंपैरेटिवली मोर इलेक्ट्रोफिलिक, ये सबसे कम इलेक्ट्रोफिलिक, ये कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक। तो बताइए जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा उसकी रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस उतनी ही ज्यादा होगी। तो ऑर्डर चलेगा सबसे ज्यादा थर्ड में, हाइड्रोलाइसिस की रेट। क्लियर। रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे ज्यादा रिएक्टिव थर्ड के बाद फर्स्ट, और सबसे कम रिएक्टिव सेकंड कहा जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हो गया, थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, और सबसे कम सेकंड। ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड रीजनिंग बना के एसिड डेरिवेटिव्स के हाइड्रोलाइसिस के प्रति या सॉल्वोलाइसिस के प्रति रिएक्टिविटी को कंपेयर किया है। अब मैं इसे आज के टॉपिक पे कंसीडर करता हूं, यानी कि स्टीरियो का कंसेप्ट अब मैं यहां पर लगाता हूं। और स्टीरियो का जब मैं यहां कंसेप्ट लगाऊंगा, देखो तब यहां पर हम क्या करेंगे। देखें अब मैंने क्या किया, मैंने अब यहां देखो वही एक बार स्टीरियो केमिस्ट्री भाई सिसली, और ये लीजिए O, C डबल बॉन्ड O, और ये R, और एक बार मैंने यहां स्टीरियो केमिस्ट्री ट्रांस ली, ये लीजिए ये ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O R। करेक्ट। और भाई यहां पे मैंने दोनों का ही हाइड्रोलाइसिस करवाया बेसिक मीडियम के अंदर, ये लीजिए इसका भी हाइड्रोलाइसिस करवाया और इसका भी मैंने हाइड्रोलाइसिस करवाया बेसिक मीडियम के अंदर। इसकी मैंने रेट को R1 कहा, इसकी रेट को मैंने R2 कहा। और उसके बाद सवाल ये बना गया, जब दोनों का हाइड्रोलाइसिस करवाया गया, सॉल्वोलाइसिस करवाया गया, तो दोनों का सॉल्वोलाइसिस का रेट, दोनों के लिए हाइड्रोलाइसिस की रेट का कंपैरिजन क्या रहेगा, यानी R1 और R2 क्या बराबर रहेगा, या R1 ग्रेटर देन R2 रहेगा, या R1 इज लेस देन R2 रहेगा, ये मैंने कहा।
करेक्ट। तो आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अरे हाइड्रोलाइसिस के दौरान भी अगर देखा जाए तो एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम sp3 में कन्वर्ट हो रहा है ना, कुल मिला के भीड़ भाड़ बढ़ रही है। क्लियर। अब आप ये देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिसिटी की बात करूं ना, तो इलेक्ट्रोफिलिसिटी तो यहां आप कंपेयर कैसे करोगे, एनवायरनमेंट तो सेम है, यहां पर भी वही R लगा है, वही R लगा है, वही ऑक्सीजन लगा है, वही ऑक्सीजन, वही ग्रुप, केवल 3D तो चेंज हो रही है। तो अगर मैं अब आपसे ये कहूं कि जरा देखेंगे आप लोग यहां इस स्टीरियो केमिस्ट्री की 3D को, और जरा देखेंगे यहां इस ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री की 3D को। अगर मैं यहां पे सिस स्टीरियो केमिस्ट्री की 3D लेता हूं, ये लीजिए, तो वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ये लीजिए, ध्यान से देखिएगा। और अगर मैं ट्रांस की बात करूं तो वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, ये लीजिए। ओके, चलिए अब अपन ने क्या किया, यहां दोनों का हाइड्रोलाइसिस करवाया, हाइड्रोलाइसिस इसका भी करवाया, ये लीजिए, और हाइड्रोलाइसिस इसका भी करवाया, और दोनों के अंदर स्लो स्टेप और आरडीएस स्टेप को यहां पर कंसीडर किया गया। राइट, इसका स्लो स्टेप और आरडीएस स्टेप लिखा गया, और इसका भी स्लो और आरडीएस लिखा गया। राइट, इसमें भी स्लो और आरडीएस लिखा गया। देखिए, हम यहां तक थे, लाइट जाने से पहले हम यहां तक थे कि एक कंपैरिजन हम लोगों ने कर लिया था इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बेसिस पर, ठीक है। फिर मैंने कहा इसको स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट से अगर मैं जोड़ूं तो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट से कैसे जोड़ा जा सकता है, जरा देखेंगे। ये एक सिस एस्टर है और ये एक ट्रांस एस्टर, करेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यहां एक जैसे हैं, बिकॉज इधर भी R लगा है, इधर भी R लगा है, वही ऑक्सीजन वही ग्रुप लगा हुआ है, सब कुछ वैसा का वैसा है। तो अब मैं केवल यहां पर स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स आपसे डिस्कस करता हूं। देखिए, इस एस्टर को हम इस तरीके से लिखेंगे, करेक्ट, दैट इज द सिस एस्टर, और ट्रांस एस्टर को हम इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर। अब हमारे को पता है बेसिक मीडियम के अंदर हाइड्रोलाइसिस तो हो रहा है, बेसिक मीडियम के अंदर जब हाइड्रोलाइसिस होगा, ये लीजिए, ये लीजिए, ये बेसिक मीडियम के अंदर जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो एक स्लो स्टेप और एक आरडीएस स्टेप, आप इस पहले स्टेप को ही कहोगे, ये हम जानते हैं, ये स्लो स्टेप है और ये आरडीएस स्टेप है। अब इस स्लो स्टेप और इस आरडीएस स्टेप में क्या हुआ, जरा देखो, इसका यहां ये अटैक और ये इधर, और यहां पर भी ये अटैक और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए, और जैसे ये स्लो स्टेप और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुआ, आप देखेंगे एक्सियल पोजीशन पर जब ये एस्टर है, एक्सियल पोजीशन पे जब ये एस्टर है तो हमें ये स्पीशीज मिली। मतलब कुल मिला के क्राउडिंग एक्सियल पोजीशन पर अभी भी इंक्रीज हो रही है। वाई? बिकॉज यहां अगर आप देखें तो ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम था और वो sp2 वाला अब sp3 में कन्वर्ट हो चुका है। तो एक्सियल पोजीशन पर ओवरऑल क्राउडिंग तो इंक्रीज हुई है। तो मैं यहां क्या कह सकता हूं कि इधर से इधर चलने पर, इधर से इधर चलने पर एक्चुअली क्राउडिंग इंक्रीज हो रही है, 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन इंक्रीज हो रही है। तो लेफ्ट से राइट चलने पर इस वाले केस में 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन इंक्रीज तो होगा, राइट। किसके साथ? ऑब्वियसली इन हाइड्रोजन के साथ। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि यहां पर इस कार्बन पर क्राउडिंग अगर बढ़ी तो ओवरऑल ग्रुप का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो वो इसके साथ रिपल्शन ज्यादा से ज्यादा देगा। जबकि अगर मैं यहां पर इस वाले की बात करूं तो सारी की सारी क्राउडिंग इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर
क्राउडिंग होने के कारण ऐसा कोई रिपल्शन यहां पर नहीं हुआ, यानी यहां पर 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन किसी भी प्रकार का कोई इंक्रीज नहीं हुआ। यानी यहां हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट चलने पर, इधर से इधर चलने पर नो इंक्रीज ऑफ 1,3 डाइएक्सियल रिपल्शन, या किसी भी प्रकार का कोई रिपल्शन इंक्रीज नहीं हुआ। नो रिपल्शन इंक्रीज, मतलब ये रिपल्शन किसी भी प्रकार का इंक्रीज नहीं हुआ। तो यहां आरडीएस में अभी भी रिपल्शन इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसकी इधर आने की जो टेंडेंसी है वो कम होगी, जबकि इसके इधर आने की टेंडेंसी ज्यादा होगी कंपैरेटिवली। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इसका मतलब अगर मैं दोनों के हाइड्रोलाइसिस की रेट को कंपेयर करूं, अगर मैं दोनों के हाइड्रोलाइसिस की रेट को कंपेयर करूं तो मैं क्या कहूंगा कि R2 ऑब्वियसली R1 से ज्यादा होगा, यानी R2 की रेट R1 से ज्यादा होगी। आंसर सी बोला जाएगा। तो आपने देखा एक्सियल पोजीशन पर जब अल्कोहल होता है तो उसका रेट ऑफ असाइलेशन, रेट ऑफ बेंजाइलेशन, रेट ऑफ टॉसाइलेशन, रेट ऑफ ब्रोसाइलेशन, मिसाइलेशन, सल्फोनाइलेशन सब कम होती हैं। और एक्सियल पोजीशन पर ये देखिए OH की जगह OC डबल बॉन्ड OR है, तो इसका हाइड्रोलाइसिस के प्रति रेट भी, रिएक्टिविटी भी कम होता है। आपने देखा दोनों के अंदर सेम एक्सप्लेनेशन चल रहा है, बिकॉज SN2AE के दौरान एक्सियल पोजीशन पर लगे हुए ग्रुप का साइज इंक्रीज हो रहा है आरडीएस में, इसलिए एक्सियल पोजीशन पर जब भी कभी आप अल्कोहल लगाओगे तो रेट ऑफ असाइलेशन को कम कहोगे, रेट ऑफ टॉसाइलेशन को कम कहोगे, और अगर OC डबल बॉन्ड OR लिखोगे तो ऐसी स्थिति में आप हाइड्रोलाइसिस के प्रति रिएक्टिविटी को भी कम कहोगे। तो ये कंपैरिजन भी हो गया। अब मैं यहां पर ये कह दूं कि यहां सेम एक्सप्लेनेशन इज यूज्ड टुवर्ड्स रेट ऑफ डीसल्फोनाइलेशन। क्या मतलब है जरा आप लोग देखेंगे। अगर मैं यहां ये कंपाउंड लेता हूं, ये लीजिए, अगर मैं यहां ये लीजिए ये कंपाउंड लेता हूं OS डबल बॉन्ड O और ये R, और ये लीजिए ये टर्शरी ब्यूटाइल, और अगर मैं यहां एक बार यहां ये कंपाउंड लेता हूं, एक सिस लिया और एक ट्रांस लिया, करेक्ट। आगे बात समझ में, ये कैसा है सिस और ये क्या है ट्रांस, क्लियर। और मैंने दोनों को का क्या करवाया, डीसल्फोनाइलेशन, मतलब इस पोर्शन को मैंने बाहर निकाला, दोनों का मैंने डीसल्फोनाइलेशन करवाया, डीसल्फोनाइलेशन। ये लीजिए, जब दोनों का डीसल्फोनाइलेशन करवाया गया तो इसके डीसल्फोनाइलेशन की रेट वही R2 है और इसके डीसल्फोनाइलेशन की रेट R1 है, तो सेम एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। यहां अगर मैं इसका डीसल्फोनाइलेशन करवाऊंगा तो यहां ए सल्फर sp3 से sp3d में जाएगा, क्योंकि SN2AE मैकेनिज्म होगी ना यहां पर भी, तो यहां पर भी एक बार यहां पर अटैक होगा, यहां पर अटैक होगा, आकार बढ़ेगा, तो ये पोर्शन आपका एक्सियल पोजीशन पर है, तो इसका साइज बढ़ाने की तरफ जो टेंडेंसी होगा वो कम होगा। तो दोनों का अगर मैं रेट ऑफ डीसल्फोनाइलेशन को कंपेयर करूंगा तो क्या ऑब्जर्व किया गया, रेट ये कहा गया वही R1 और R2 में से R2 की रेट ऑफ डीसल्फोनाइलेशन ज्यादा होगी। ये बिल्कुल जैसे अभी हमने एस्टर का हाइड्रोलाइसिस पढ़ा, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, करेक्ट। तो आपने देखा रेट ऑफ असाइलेशन, रेट ऑफ बेंजाइलेशन, रेट ऑफ टॉसाइलेशन, ब्रोसाइलेशन, मिसाइलेशन में जो कंसेप्ट लग रहा है वही रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस और रेट ऑफ डीसल्फोनाइलेशन में भी वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। हमेशा एक्सियल पोजीशन पे जो ग्रुप्स हैं उनकी रेट कम है, इक्वेटोरियल वालों की ज्यादा है। अब मैं यहां पर अगला कंसेप्ट ले रहा हूं और अब मैं आपसे कंपेयर करके बताऊंगा आप लोगों से। अब मैं जो डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा रेट ऑफ ऑक्सीडेशन। तो हेडिंग डालेंगे अब आप लोग, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ये बिल्कुल अलग है, इसको जरा आप समझना, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, क्लियर। और रेट ऑफ ऑक्सीडेशन में भी हम लोग यहां
वही एक रीजनिंग क्रिएट करते हैं, जरा देखेंगे क्या किया रेट ऑफ ऑक्सीडेशन में मैंने। ये लीजिए, एक बार मैंने यहाँ ये लीजिए सिस अल्कोहल लिया, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया यहाँ, राइट, और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन CrO3 के साथ करवाया और इसके लिए मैंने रेट R1 कह दी। रेट मैंने क्या कह दी? R1। और यहां एक बार मैंने ये लीजिए अल्कोहल ट्रांस ले लिया और इसका भी ऑक्सीडेशन CrO3 के साथ करवाया, इसकी रेट को हमने R2 कह दिया। क्लियर? ये एक सवाल मैंने आप लोगों को दिया। अब मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, जरा देखना। जब दोनों की रेट को कंपेयर किया गया तो आपको यह बताना है दोनों की रेट ऑफ ऑक्सीडेशन क्या बराबर है, या R1 R2 से ज्यादा है, या R1 R2 से कम है। यानी हमारे को यहां रेट ऑफ ऑक्सीडेशन को कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है? रेट ऑफ ऑक्सीडेशन को हमें यहां कंपेयर करना है कि व्हाट इज द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन। जब दोनों की रेट ऑफ ऑक्सीडेशन को कंपेयर करेंगे तो यहां क्या आंसर रहेगा। तो देखिए, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन को हम कंपेयर करें, इसको मैं समझाऊं पहले, उससे पहले मैं आपको बेसिक मैकेनिज्म एक बार समझाऊं। देखो, पहले बेसिक मैकेनिज्म समझो आप लोग। देखिए भाई, होता क्या है जरा देखेंगे। ये कोई अल्कोहल लिया मैंने, ये लीजिए, और इस अल्कोहल की रिएक्शन जब इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाई जाती है, देन अल्कोहल कन्वर्ट इनटू द कार्बोनाइल। अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाता है। और CrO3 किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये H2CrO3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये रिएक्शन होती कैसे है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो मैं अब ये रिएक्शन होती कैसे है इसकी जरा आप लोगों से मैकेनिज्म डिस्कस कर लेता हूं। देखो, इसकी बेसिक स्टेप्स क्या है, उन बेसिक स्टेप्स को जरा समझिएगा। होता क्या है, यहां फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अल्कोहल हम लोगों ने लिया है, इसकी रिएक्शन इस CrO3 के साथ होती है। क्लियर? अब याद रहे, CrO3 के साथ जब ये रिएक्शन होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे और इस ऑक्सीजन के द्वारा यहां अटैक किया जाएगा। और जैसे ये अटैक हुआ, देखिएगा क्या स्पीशीज बन गई। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन लगाई है इधर वाले कार्बन के ऊपर, और ये लग गया क्रोमियम के साथ, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, और ये OH। अब मैंने ये मान लिया कि जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं और इस OH का अटैक होता है तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर लगी हुई H+ फॉर्म के अंदर निकल के इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाती है। ये स्पीशीज हमारे को मिल गई। अब आप देखिएगा अगली स्टेप क्या होती है। अब जो स्टेप यहां होगी वो स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यानी ऑक्सीडेशन जब होता है अल्कोहल का तो इसका स्लो स्टेप, इसका आरडीएस स्टेप कुछ और है। और जब उसी अल्कोहल का असाइलेशन हो रहा है, टोसाइलेशन हो रहा है, प्रोसाइलेशन, मिसाइलेशन, ट्रिफलेशन, सल्फोनाइलेशन हो रहा है, तो फिर आरडीएस कुछ और होता था। यानी वहां अल्कोहल का जब असाइलेशन, टोसाइलेशन, प्रोसाइलेशन, मिसाइलेशन, बेंजोइलेशन, ट्रिफलेशन, सल्फोनाइलेशन हो रहे हैं तो ऑक्सीजन पर भीड़ का बढ़ना आरडीएस है। वहां OH पे भीड़ का बढ़ना आरडीएस है, और यहां भीड़ का कम होना आरडीएस है। दोनों में फर्क समझो, वहां भीड़ का बढ़ना आरडीएस था, यहां भीड़ का कम होना आरडीएस है। तो अगर मैं यहां इस स्टेप को कहूं स्लो स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो इस स्टेप में क्या होता है जरा देखेंगे आप लोग। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाते हैं, और ये ऑक्सीजन इस H+ को ले लेता है। और ये लीजिए, ये कार्बोनाइल बन गया, और इधर देखिएगा ये क्रोमियम, ये डबल बॉन्ड O, ये OH हो गया, और ये भी OH हो गया, जिसको मैं कह रहा हूं दैट इज H2CrO3। करेक्ट? तो यहां ये जो कार्बोनाइल हम लोगों को मिला, ये मिला अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के बाद
कार्बोनाइल। और इसके अंदर आरडीएस स्टेप क्या है, इससे कार्बोनाइल का बनना, ये आरडीएस स्टेप है, राइट, ये चीज आरडीएस है। अब इस आरडीएस के हो जाने से क्या फर्क पड़ेगा R1 और R2 दोनों प्रकार के अल्कोहल की रेट पर, ये जरा मैं यहां पर आप लोगों को समझाता हूं। देखो बेसिक स्टेप्स मैंने आपको सिखा दिए हैं इसके, और अब मैं इसको यहां अप्लाई करता हूं और जरा आप लोग देखेंगे कंसेप्ट कैसे लग रहा है ना। देखिए सबसे पहले मैं सिस अल्कोहल की बात करूं, ये सिस अल्कोहल हमने लिया, करेक्ट, और सिस अल्कोहल यहां CrO3 के साथ रिएक्शन करेगा। ये लीजिए, ये CrO3 हमने लिया। ये रिएक्शन कैसे हुई, इस अल्कोहल का इसके ऊपर अटैक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे, राइट, और उसके बाद में क्या रहा वो भी आप देखें, ये टर्शियरी ब्यूटाइल हो गया, करेक्ट, और ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल है इसके रेस्पेक्ट में ये O, ये Cr, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये OH। ये लीजिए एक्सियल पोजीशन पर जो अल्कोहल था उस पर भीड़ बढ़ चुकी है, लेकिन भीड़ का बढ़ना, भीड़ का इंक्रीज होना, यहां पर क्राउडिंग का बढ़ना, ये आरडीएस स्टेप नहीं है। यहां आरडीएस स्टेप अब आएगी, यहां आरडीएस स्टेप कुछ और है, और वो आरडीएस स्टेप क्या है, ये वाला, ये है अब स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इस स्टेप के अंदर क्या होता है, इस स्टेप के अंदर इधर देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, ये इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास और ये इलेक्ट्रॉन इधर, यानी H और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा कंपाउंड। और जैसे ही ये कार्बोनाइल के अंदर कन्वर्ट होगा हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा, यानी कि भीड़ का डिक्रीज होना आरडीएस है। अरे भीड़ का डिक्रीज होना यहाँ आरडीएस है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो एक्सियल अल्कोहल के पूरे स्टेप मैंने लिख दिए हैं। अब मैं यहाँ इक्वेटोरियल अल्कोहल के भी स्टेप लिखता हूं और जरा आप लोग समझेंगे इसको। अब मैं इक्वेटोरियल अल्कोहल के स्टेप्स लिखता हूं, आओ देखते हैं इक्वेटोरियल अल्कोहल के स्टेप्स। देखो ये मैंने यहां इक्वेटोरियल अल्कोहल लिया और उसके बाद इसकी रिएक्शन भी मैंने CrO3 के साथ करवाई। ये लीजिए, जैसे CrO3 के साथ ये रिएक्शन हुई, देखो क्या होगा, यहां पर इस अल्कोहल ने यहां अटैक करा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गए, तो ऑक्सीजन पर लगी H इस ऑक्सीजन पर लग गई, और जो बनने वाली स्पीशीज है उसको मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया। ये लीजिए, करेक्ट, येलो, ये H हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया और ये क्रोमियम हो गया हमारा, ये डबल बॉन्ड O हो गया, ये OH हो गया और ये डबल बॉन्ड O हो गया। अब मैं जो कह रहा हूं, अब आप देखें स्लो स्टेप आरडीएस स्टेप तो अब आएगा यहां पर, क्लियर, और वो स्लो स्टेप और वो आरडीएस स्टेप यहां पर मैंने लिखा इससे कि ये स्टेप हमारा स्लो स्टेप है, ये हमारा आरडीएस स्टेप है। और इस स्लो स्टेप में, आरडीएस स्टेप में क्या हो रहा है, इधर देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर, यानी ऑक्सीजन और H के बीच में बॉन्ड बन रहा है और ये कार्बोनाइल के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और फाइनली हमें बनने वाले प्रोडक्ट को ऐसे लिखेंगे, ये लीजिए, ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, ये कार्बोनाइल है, और ये लीजिए ये डबल बॉन्ड O, ये OH और ये OH, ये लीजिए। तो आप एक चीज देख रहे हो कि ये जो स्लो स्टेप और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि भीड़ का कम होना, क्राउडिंग का एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पर कम होना स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब ये स्टेप कंपैरेटिवली जहां तेज होगा, मतलब अगर ये फास्ट है, ये लीजिए, मतलब हमें देखना है कि ये R1 और ये अगर R2 है तो R1 और R2 में से कंपैरेटिवली कौन सा पाथ
फास्ट होगा कंपैरेटिवली। दोनों में से बोथ आर स्लो, पर कंपैरेटिवली कौन थोड़ा ज्यादा फास्ट होगा ये हमें देखना है। तो बताइए, एक्सियल पोजीशन पर क्राउडिंग है और एक्सियल पोजीशन पर इन हाइड्रोजन के साथ डाइएक्सियल इंटरेक्शंस हो रही है भैया, मतलब गजब का रिपल्शन चल रहा है इनके साथ। तो अगर यहां गजब का रिपल्शन चल रहा है तो ये वाला ग्रुप ये चाहेगा कि कैसे भी करके यार ये भीड़ कम हो ताकि ये रिपल्शन खत्म हो, कम से कम हो जाए रिपल्शन, राइट। तो ऐसे स्थिति में यहां पर ये फास्ट, ये वाला जो स्टेप है वो थोड़ा तेज होगा, यानी यहां पर कार्बोनाइल का बनना कंपैरेटिवली फास्ट होगा, जबकि यहां पर ऐसा कोई रिपल्शन है ही नहीं। तो ये बड़े आराम से सुस्त सुस्त, ठीक है यार कोई रिपल्शन तो है नहीं, बना लेंगे कार्बोनाइल आराम से, जबकि यहां पर हालत खराब है रिपल्शन से। ये कहेगा भैया फटाफट फटाफट कार्बोनाइल बनाओ, रिपल्शन से सिस्टम की स्टेबिलिटी कम हो रही है। इसलिए यहां पर जब मैं ऑक्सीडेशन की बात करूंगा तो एक्सियल अल्कोहल का रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ज्यादा है, इक्वेटोरियल अल्कोहल का रेट ऑफ ऑक्सीडेशन कम होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब अगर मैं दोनों की रेट को कंपेयर करूं तो यहां पर R1 और R2 में से क्या आंसर बोला जाएगा, R1 इज ग्रेटर देन R2। ये लीजिए, यहां रेट ऑफ ऑक्सीडेशन फास्ट होगा एज कंपेयर टू इसके। ये बात हुई आपके रेट ऑफ ऑक्सीडेशन की। ये लीजिए, फटाफट एक बार आप उतार लीजिए इसको, लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो, अब मैं एक सवाल लेता हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए मैं ये एक अल्कोहल लेता हूं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये मैंने अल्कोहल लिया और इसका ऑक्सीडेशन हमने CrO3 से करवाया। तो आपको बताना है कौन सा वाला OH ऑक्सीडाइज्ड होना चाहिए, दोनों OH में से कौन सा वाला अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होगा। यानी कि हमने यहां इस OH को मान लीजिए कह दिया A अल्कोहल है और ये B अल्कोहल है। हमारा सवाल ये है, विच अल्कोहल will be oxidized, इनमें से कौन सा अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होगा। क्लियर, ये हमारा सवाल हो गया। तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, देखो ये बहुत ही आराम से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए इसके 3D को बनाना पड़ेगा, और चूंकि ये ट्रांसडेकालीन है, ट्रांसडेकालीन हमेशा ऐसे बनाई जाती है, हम ये जानते हैं। और इस ट्रांसडेकालीन में ये मैंने हाइड्रोजन्स लगा दिए यहां, करेक्ट। और हमें ये पता है कि ट्रांसडेकालीन के अंदर हमें अब बाकी के जो भी ग्रुप्स लगाने होते हैं वो हमेशा इन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में हम लोग लगाते हैं। ये हमने पॉली सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन, ट्रांसडेकालीन, लैक्टोन, इन सब के अंदर पढ़ रखा है। क्लियर। अब आप बताइए, ये आपका 1,3-सिस है और 1,3-सिस के अंदर मतलब होता है एक्सियल एक्सियल, तो ये अगर एक्सियल है तो ये एक्सियल हो गया, और ये वाला इसके रेस्पेक्ट में ट्रांस है, और 1,3 ट्रांस का मतलब होता है एक्सियल इक्वेटोरियल। अब आप बताइए, इसकी रिएक्शन हमने करवाई है CrO3 से, तो बताइए CrO3 पहले किसे ऑक्सीडाइज्ड करेगी, एक्सियल अल्कोहल को या इक्वेटोरियल अल्कोहल को। तो हम ये जानते हैं कि एक्सियल अल्कोहल की रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इक्वेटोरियल अल्कोहल से ज्यादा होती है। अभी यही तो पढ़ा हमने, तो इसका मतलब यहां ऑक्सीडेशन पहले किसका होगा, इस अल्कोहल का होगा, एंड आफ्टर द ऑक्सीडेशन हमारे को ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ये अल्कोहल एज इट इज रहेगा, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया, और ये लीजिए ये हाइड्रोजन्स यहाँ पे लगे हुए रह गए, करेक्ट। इसका मतलब कौन सा वाला अल्कोहल यहां पर ऑक्सीडाइज्ड हुआ, हम कहेंगे ये अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, उतार लीजिए आप लोग, ठीक है भाई। चलिए अब मैं यहां एक और सवाल लेता हूं। ये देखो, आज मैंने आपसे अभी तक रेट ऑफ
असाइलेशन डिस्कस कर लिया, रेट ऑफ टॉसाइलेशन डिस्कस कर लिया, फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर और डीसल्फोनाइलेशन ये डिस्कस कर लिया। ओके, उसके बाद रेट ऑफ ऑक्सीडेशन कंपेयर कर लिया। सब में कन्फर्मेशन के इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। अब एक और सवाल आप लोगों से, आपको बताना है अब ये एक कंपाउंड लिया गया जिसमें मैंने आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लिया, देखो ये लीजिए। ओके, इसको मैंने कह दिया कंपाउंड ए, और एक मैंने लिया ये कंपाउंड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये लीजिए, और मैंने इसको कह दिया कंपाउंड बी, ये लीजिए। एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड बी है। इज इट क्लियर? और आपको बताना है, क्वेश्चन ये है, विच वन इज मोर एसिडिक, विच वन इज मोर एसिडिक। आपको बताना है दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है। ठीक है, उतारेंगे। देखिए, इसको मैं एक बार सॉल्व करता हूं, जरा आप देखेंगे। पहले तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट सिखा दूं मैं आपको इसका। देखो, आपको याद हो तो इसका बेसिक कंसेप्ट हम ये पढ़कर आए जीओसी में। भाई जीओसी का कंसेप्ट थोड़ी भूल जाएंगे। जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है कि जब भी कभी हम किसी भी एसिड की बात करते हैं, किसी भी कंपाउंड की एसिडिक नेचर की बात करते हैं, किसी भी कंपाउंड की एसिडिक नेचर की बात करते हैं, इसको भी छोड़ो, तुम तो इसको छोड़ो, किसी भी कंपाउंड की एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो क्या करते हैं, H को H+ फॉर्म के अंदर निकाल देते हैं, और निकालने के बाद ये बना लेते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये लीजिए, ये कॉन्जुगेट बेस इस कॉन्जुगेट एसिड से हमारे को मिल रहा है। इज इट क्लियर? यहां से H+ हमने निकाल दी। फिर हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि अगर इधर से इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ती है, अगर इधर से इस कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, तो ऑब्वियसली इधर से इस कॉन्जुगेट एसिड की एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होती है। यही तो कंसेप्ट है। क्लियर? तो आपको सेम ये कंसेप्ट इन कंपाउंड्स के ऊपर लगाना है। देखो कैसे लगाते हैं, जरा देखेंगे आप लोग। इन कंपाउंड्स के ऊपर मैं लगाता हूं ये कंसेप्ट। देखिए मैं क्या करता हूं, पहला वाला सिस अल्कोहल है, जरा सिस अल्कोहल को, सॉरी पहला वाला सिस एसिड है, जरा सिस एसिड को हम यहां पर ड्रॉ करते हैं। ये इक्वेटोरियल पर मैंने टर्शियरी ब्यूटाइल लगाया, और यहां सिस है, ये लीजिए मैंने ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। क्लियर? और मैं यहां से H+ को बाहर निकालता हूं, और यहां ये कॉन्जुगेट बेस बनाता हूं। ये लीजिए, ये मैंने यहां कॉन्जुगेट बेस बना लिया। क्लियर? और अब मैं एक बार यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड इक्वेटोरियल पर लगाता हूं, दैट इज द ट्रांस, और यहां से भी H+ बाहर निकालता हूं, और जैसे ही मैंने ये H+ बाहर निकाली, हमारे को यहां कॉन्जुगेट बेस ये मिल गया। राइट? तो देखो दोनों कॉन्जुगेट बेस की मार्किंग करते हैं। ये भी एक कॉन्जुगेट बेस है, ये लीजिए, और ये भी एक कॉन्जुगेट बेस है, ये लीजिए, दोनों कॉन्जुगेट बेस है। अब ये कॉन्जुगेट बेस दोनों की स्टेबिलिटी को हम कंपेयर करते हैं। बताइए क्या यहां कहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं? अगर आप रेजोनेंस से इनकी स्टेबिलिटी की बात करने वाले हैं तो वो रेजोनेंस तो इधर भी है और वो रेजोनेंस इधर भी है, यानी कि रेजोनेंस यहां दोनों में कॉमन है। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट यहां दोनों में कॉमन है। तो अब यहां इफेक्ट क्या लगाएं? तो हमें पता है बाय डिफॉल्ट हम एसिडिक नेचर की बात, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर की बात बाय डिफॉल्ट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में करते हैं, या मैं ये कह दूं वाटर में करते हैं। तो जब भी कभी आप वाटर में इनकी एसिडिक नेचर की चर्चा कर रहे हो तो वाटर में इनका सॉल्वेशन होगा, ऑब्वियसली ये लीजिए सॉल्वेशन होगा, राइट? ऑब्वियसली सॉल्वेशन होगा यहां, और सॉल्वेशन इसका भी होगा। क्लियर? सॉल्वेशन इसका भी होगा।
अब एक बात बताओ, अगर मैं सॉल्वेशन की बात करूं तो ज्यादा सॉल्वेशन किसका होगा? बिकॉज सॉल्वेशन होने से साइज बढ़ रही है ग्रुप्स की, रेडियाई बढ़ रही है ग्रुप्स की। तो बताइए इक्वेटोरियल वाला ग्रुप आसानी से अपनी रेडियाई को बढ़ा सकता है बाय द सॉल्वेशन, लेकिन एक्सियल पोजीशन पर जो ये ग्रुप्स होते हैं ये आसानी से अपनी साइज नहीं बढ़ा सकते बाय द सॉल्वेशन, बिकॉज यहां पर 1,3 डाई एक्सियल इंटरएक्शन एग्जिस्ट कर रही है इन हाइड्रोजन के साथ। तो यहां ये वाला जो कॉन्जुगेट बेस है यहां पर इसका सॉल्वेशन कम होगा और यहां सॉल्वेशन ज्यादा होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं यहां क्या कह सकता हूं, यहां मोर सॉल्वेशन है और यहां लेस सॉल्वेशन है। मतलब एक जगह सॉल्वेशन ज्यादा है और एक जगह सॉल्वेशन कम है। अब हम ये जानते हैं कि जितना ज्यादा सॉल्वेशन होगा उतना ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी। और जितना ज्यादा सॉल्वेशन एनर्जी रिलीज होगा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही डिक्रीज हो जाएगी और इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मोर सॉल्वेशन है तो ये वाला कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है और ये वाला कॉन्जुगेट बेस लेस स्टेबल है। और अगर ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है इसका मतलब ये वाला एसिडिक ऑब्वियसली मोर एसिडिक कहा जाएगा और ये वाला जो एसिड है वो लेस एसिडिक कहा जाएगा। तो हमारा सवाल क्या था कि इन दोनों एसिड में से ज्यादा एसिडिक कौन है? तो हम ये कहेंगे बी, हम कहेंगे B is more acidic than A। B और A में से B ज्यादा एसिडिक है। दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? B is more acidic than A। क्लियर? ये बात हुई हम लोगों के एसिडिक नेचर ऑफ बोथ कंपाउंड्स। करेक्ट? चलिए उतार लीजिए अब आप लोग, फटाफट उतार लें इन दोनों को। लीजिए उतारेंगे आप, उतार लिया भाई। चलिए स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। दैट इज द इफेक्ट ऑफ कंफर्मेशन ऑन रिएक्टिविटी। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और इस तरह से हमारे स्टीरियो केमिस्ट्री का 36 लेक्चर पूरी तरह से बाइंड अप हुआ। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।